माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अकेडमी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एचपीटीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो है मध्यकालीन भारत का डिस्कशन कर रहे थे और किस प्रकार से हमारा सिलेबस चल रहा है, एक बार जो है हम उसके ऊपर नज़र मारेंगे और उसके बाद जो है देखेंगे कि आज का जो हमारा मराठा वाला टॉपिक है इसको किस तरह से और किन डायमेंशनों में हम कंप्लीट करने वाले हैं। वो सारी चीज़ जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है सिलेबस देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस जो है अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो देखिए, अगर बात की जाए तो पूर्व मध्यकाल ये हमें पढ़ने के लिए शेष है। उसके बाद जो है सल्तनत काल, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने विजयनगर, उसके बाद बहमनी और 5 अन्य साम्राज्य, ये सारी चीज़ें जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद देखा जाए तो मुगलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और मुगलों के ही समय में जो उत्कर्ष होने लगता है वो शिवाजी और मराठाओं का उत्कर्ष होने लगता है। तो आज जो है जो अंतिम टॉपिक हमारा बचता है इस साइड से, अगर पूर्व मध्यकाल को छोड़ दिया जाए तो जो मेन मध्यकाल है उससे हमें अंतिम टॉपिक एक देखने को मिलेगा, शिवाजी और मराठा। फिर उसके बाद हम पूर्व मध्यकाल पर आएंगे और पूर्व मध्यकाल से जो है हमारा 2 वीडियो में जो है बाकी पूरा मध्यकाल जो है समाप्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मराठाओं के बारे में और देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो देखिए, अगर मराठाओं के बारे में बात की जाए तो एक सेकंड में आपको इस चीज़ को जो है मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्र रहेगा इसमें क्या था कि आपको पता है इस समय तक यहाँ पे हमने देखा बहमनी जो है कुछ हिस्सों में टूटता है। हिस्से कौन कौन से थे? तो अहमदनगर, बीजापुर, बरार वाला क्षेत्र और ये जो है गोलकुंडा वाला क्षेत्र इस तरफ वाला आ जाता है और यहाँ पे बीच में हमें बीदर देखने को मिलता है। तो ये कुछ जो है बहमनी साम्राज्य जब टूटता है तो इन 5 राज्यों में बंट जाता है और उसके बाद क्या होता है, ऊपर भारत, ऊपर वाले भारत में देखा जाए या उत्तरी भारत में देखा जाए तो मुगलों का शासन था। मुगलों के शासन में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है अकबर के समय में खानदेश और असीरगढ़ तक प्रभाव पहुंचा। उसके बाद अहमदनगर भी जो है कहीं ना कहीं प्रभाव में अकबर के आ चुका था। अकबर के बाद अगर बात की जाए तो जहांगीर के समय में प्रभाव वहीं तक बना रहा, लेकिन उसके बाद शाहजहां के समय में जो है, शाहजहां के समय में अहमदनगर का जो है विलय कर दिया जाता है और यही जो शाहजहां के समय हमें देखने को मिलता है कि अहमदनगर का विलय हुआ। ये घटना एक बहुत बड़ी घटना जो है आपको बनते हुए दिखाई देगी। यही कारण रहेगा जो मूल रूप से मराठाओं की उत्पत्ति का कारण बनेगा। कैसे बनेगा तो ये जो है मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मुगलों का थोड़ा सा रिलेट करके देख लेते हैं। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो उसके बाद औरंगजेब आएगा। औरंगजेब में हम देखेंगे, औरंगजेब के समय में हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से उसने अहमदनगर को कंट्रोल किया, बीजापुर को कंट्रोल किया और 1689 तक आते आते उसने जो है मराठाओं को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और एक जिसे बोलते हैं अखंड या अविभाजित भारत, उसकी जो है संकल्पना पेश करता है औरंगजेब। लेकिन किस प्रकार से ना तो वो अखंड रह पाता है और ना ही अविभाजित रह पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा साम्राज्य हो जाता है औरंगजेब के पास कि वो उसे जो है कंट्रोल नहीं कर पाता। ना उसके पास इतने आर्थिक रिसोर्सेज बचे होते हैं अपने युद्ध में लिप्त रहने के कारण कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि धीरे धीरे जो है विद्रोह बढ़ना शुरू होते हैं और विद्रोह जो है सबसे बड़ा जो केंद्र रहता है वो मराठाओं का रहता है। एक मराठाओं का दूसरा दूसरा हमने उसके समय में पढ़ा था कि दिल्ली के आसपास वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे जाट विद्रोह पनपने लगते हैं। इधर वाले हिस्से में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेंगे सिखों का उदय होगा। तो ये जो है कुछ चीज़ें हमें पढ़ने को है, तो उसमें जो है मराठा, बाकी जो जाट और सिखों के बारे में है वो मेनली हम पढ़ेंगे जब आधुनिक भारत के बारे में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। उस समय ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सिख और जाटों के बारे में। लेकिन मराठाओं का उत्कर्ष जो है हम पूरी तरह से इसी में जो है कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि मुगलों के समय से लेकर अंग्रेजों के आने तक और अंग्रेजों के बाद अगर देखा जाए तो 1818 तक जो है इनका शासनकाल रहता है। तो हम जो है आज की वीडियो में ये पूरा मराठाओं के अंतर्गत आने वाला इतिहास सारा का सारा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मराठाओं का जो इतिहास है वो किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो अगर मराठाओं के अंतर्गत देखा जाए तो मराठाओं के इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। 3 भागों में बांटकर जो है हम मराठाओं के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। और किस प्रकार से वर्गीकरण रहेगा, तो एक जो वर्गीकरण रहेगा वो शिवाजी के अंतर्गत रहेगा। शिवाजी भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक रहे हैं ये
हालांकि इनके बारे में भी विवाद है, उस विवाद को भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से वास्तविक नायक है या नहीं है, वो बातें अलग है, उनके बारे में देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि शिवाजी के बारे में जब 1627 में इनका जन्म होता है, लेकिन एमरजेंस जो रहती है 1641 से लेकर 1680 तक जो मराठाओं का इतिहास हम इनके अंतर्गत पढ़ते हैं, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि छत्रपति आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रपति का टाइटल शिवाजी लेते हैं 1774 में। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि छत्रपतियों के अधीन जो है मराठाओं का इतिहास चलता है। और छत्रपतियों के अधीन अगर देखा जाए तो 1749 संगोली की संधि तक चलेगा, लेकिन वास्तविकता में शक्ति जो है छत्रपति 1713 में ही खो देते हैं, जब बालाजी विश्वनाथ जो है गद्दी पर पेशवा के रूप में प्रधानमंत्री बनता है। तो उस समय तो बाद में तो जो है 1739 तक बने रहते हैं, और उसके बाद भी बने रहते हैं। छोटे छोटे आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे जो है प्रोविंस इनके पास रहते हैं, छोटा सा राज्य इनके पास रहेगा, कोल्हापुर से जो है सारी चीज़ों को संचालित करेंगे। लेकिन छत्रपतियों का इतना महत्व हमें देखने को नहीं मिलता, स्पेशली जब शाहू गद्दी पर बैठता है या पेशवा जो है स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं 1713 के बाद, तो इतना ज़्यादा छत्रपतियों का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर जो है हम इतिहास आगे देखेंगे वो पेशवाओं के अंतर्गत देखेंगे, मराठाओं का पेशवाओं के अंतर्गत देखेंगे। और इसमें जो चीज़ रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपको देखने को मिलेगा कि 1713 से लेकर 1818 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी हम दो वर्गीकरण पढ़ते हैं, एक जगह जहाँ पेशवाओं के अधीन जो है चीज़ें चल रही होती है 1713 से 1818 तक, लेकिन यहाँ हमें देखने को पड़े मिलेगा कि मराठा परिसंघ के बारे में भी चीज़ें डिस्कस करना शुरू होते हैं। कुछ राज्य थे जिन्होंने जो है मराठाओं को मजबूत देने के लिए, मतलब जो सामंत थे मराठाओं के 5-6 राजवंश थे जिन्होंने मराठाओं को मजबूत करने के लिए वो एक छत्र आए, और उन्होंने जो है किस प्रकार से साम्राज्य को जो है पेशवा के अधीन आकर एक छत्र होकर जो है पूरे भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं शिवाजी के बारे में और देखते हैं कि इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती है। तो चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण नायक के बारे में, जिसे जो है साम्राज्य का कर्ता माना जाता है कि किस प्रकार से वो नींव रखता है। तो उसका नाम था शिवाजी। शिवाजी जो है मराठा राज्य की स्थापना का श्रेय शिवाजी को जाता है। शिवाजी की जन्म की अगर बात की जाए तो 6 अप्रैल 1627 में होता है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर वैसे तो डेट पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप इच्छुक है लिखने के तो जरूर मेंशन कीजिएगा। 6 अप्रैल 1627 को जो है इनका जन्म होता है। और मृत्यु की बात की जाए तो 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मात्र 53 वर्ष की आयु में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर बात की जाए तो भोंसले वंश से जो है संबंधित थे ये, इनके नाम के पीछे शिवाजी राजे भोंसले लगता था, उस प्रकार से पिता जो है इनके शाहजी भोंसले थे और माता जीजाबाई थी। इनके पिता की दूसरी पत्नी के नाम की बात की जाए तो तुकाबाई थी, तुकाबाई थी। तो ये चीज़ जो है आप याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि शिवनेर जो जुन्नार के आसपास की जगह है, वहाँ पर स्थित ये किला है जहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ था। तो ये चीज़ें जो है शिवाजी के प्रारंभिक जीवन से संबंधित है। इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हम मेंशन करेंगे कि शिवाजी के किस प्रकार से प्रारंभिक जीवन के उनके शिक्षकों का किस प्रकार उनके जीवन पर जो है कहें तो क्या योगदान रहा शिक्षकों का। तो देखिए भारतीय जो इतिहास है उसमें या भारतीय जो साहित्य है उसमें एक कॉन्सेप्ट है द्विज का। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होता है वो दो बार होता है। एक बार जब उसकी माता के द्वारा उसे जन्म दिया जाता है, और एक बार जब अंधकार को उसके गुरुओं के माध्यम से उससे दूर ले जाकर उसके वास्तविक जीवन के बारे में या उसके वास्तविक जीवन के उद्देश्य से उसे अवगत करवाया जाता है। तो इसी में हमें देखने को मिलेगा कि जो दूसरा जन्म जो देंगे वो गुरु देंगे, और गुरुओं में जो है दो महत्वपूर्ण गुरु देखने को मिलेंगे। एक कोणदेव, कोणदेव जो उनके राजनीतिक गुरु होंगे, और दूसरे आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास। इस समय जो है शिवाजी के समय महाराष्ट्र के बहुत बड़े भक्ति संत जो है रामदास होते हैं। इनके बारे में हम जरूर देखेंगे आगे चलकर किस प्रकार से इनकी क्या भूमिका रहेगी शिवाजी के जीवन में, वो भी देखेंगे। और एक और बात आप जो है मेंशन कर सकते हैं कि इनकी पत्नी का नाम जो है सईबाई निम्बालकर था। तो ये चीज़ भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने 8 शादियाँ की थी, लेकिन जो सबसे पहली पत्नी थी वो सईबाई निम्बालकर थी। तो ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा। और इन्हें जो है क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था कि जब शाहजहाँ के समय में अहमदनगर
आपको देखने को मिलेगा कि अहमदनगर जो है मुगलों के कंट्रोल में आया। तो पहले जो इनके पिता थे शाहजी भोसले शिवाजी के, वो अहमदनगर के जागीरदार थे, लेकिन जैसे ही अहमदनगर जो है मुगलों के अधीन आ जाता है, तो क्योंकि मराठे जो है मुगलों को विदेशी मानते थे, तो किसी विदेशी के अधीन जो है सत्ता स्वीकार करने से या कोई पद स्वीकार करने से बेहतर था कि इन्होंने जो है किसी भारतीय मुसलमान जैसे आदिल शाह हो गए, उनके आदिल शाही के अंतर्गत बीजापुर में जो है जागीरदार के रूप में पद स्वीकार किया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 1636 के आसपास या कहीं कहीं 1632-33 भी मेंशन है। तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि बीजापुर की सेवा में आ जाते हैं और बीजापुर को अपनी सेवाएं देना शुरू करते हैं। बीजापुर के अंतर्गत इन्हें पुणे की जागीर मिलती है। तो पुणे के जागीरदार ये बनाए जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि पुणे की जागीर जो है अपने पुत्र शिवाजी को देकर बीजापुर के अधिकारी के रूप में वहाँ की सेवा करने का डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार से जो है पृष्ठभूमि रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि शिवाजी वास्तविकता में छत्रपति महाराज शिवाजी कैसे बनते हैं और किस प्रकार से उन्होंने ये उपलब्धि कमाई कि आज के समय में माना जाता है कि अगर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में शिवाजी के नाम से पहले छत्रपति ना लगाया जाए तो उनका अपमान माना जाता है। तो किस प्रकार मराठाओं के दिल में उन्होंने अपना स्थान बनाया और किस प्रकार वो मराठी संस्कृति के लिए इतने महत्वपूर्ण करैक्टर बने, वो हमें इन सारी चीज़ों का पता आगे इनके जीवन से संबंधित घटनाओं में लगेगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं शिवाजी की विजय से। शिवाजी की पहली महत्वपूर्ण जो सैन्य विजय थी वो तोरणगढ़ की विजय थी। 1646 में इन्होंने आदिल शाह के अधीन किले तोरणगढ़ को अपने नियंत्रण में लिया था और इसके बाद राजगढ़, कन्हेरी और कोंडाना का किला भी जीता। तो ये याद रखिएगा कि इनायत खान के नेतृत्व में या जो किलेदार है वो इनायत खान था यहाँ का, तो उससे जो है इन्होंने क्या किया था, ये जो तोरना का किला है इसको छीना था। तो ये याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो जीत रहती है इनकी मात्र 19 वर्ष की आयु में, तो वो इनकी यही थी तोरना का किला। और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मेंशन होगा 1644, तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, 1646 या 1644। तो ये आप जो है दोनों को याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी 1659 में। इसमें क्या होता है कि जो अफजल खान को बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को हराने के लिए भेजा, शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की और प्रतापगढ़ युद्ध में मराठाओं को जीत दिलाई। तो इस समय तक क्या हुआ था कि जिस प्रकार से आपको अगर मैं बात करूं तो ये भारत का मैप रहेगा, इस तरफ पुणे को केंद्र बनाकर जो है शिवाजी धीरे धीरे बीजापुर के नाक में दम करना शुरू करते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि जो आदिल शाह होते हैं वो अपने सबसे जो महत्वपूर्ण सरदार कहे या जो कभी भी पराजित नहीं हुआ था उसकी बात करें तो वो था अफजल खान। तो अफजल खान जो है कभी भी पराजित नहीं हुआ था, इसे जो है 50,000 के आसपास की सेना लेकर युद्ध में शिवाजी के विरुद्ध भेजा जाता है। शिवाजी पहले तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से लड़ने से मना करता है क्योंकि इसकी जो है सेना छोटी होती है और उस प्रकार से जो है शिवाजी डायरेक्ट इसके साथ लड़ाई में नहीं उलझना चाहते थे, इसलिए जो है शिवाजी भी छल के माध्यम से ही इसकी हत्या करते हैं। और देखने को मिलता है कि 10 नवंबर 1659 में इसकी हत्या की जाती है। अगर आपको इस लड़ाई के बारे में ज़्यादा जानना होगा तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने यूजीसी नेट का जो हमने कोर्स चलाया हुआ है दिसंबर 2025, अगर आप इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री पढ़ने में तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो याद रखिएगा कि प्रतापगढ़ का युद्ध था और 10 नवंबर 1659 में अफजल खान की हत्या कर दी थी। इसके बाद देखा जाए तो पनहाला का किला, इसके बारे में देखा जाए तो शिवाजी ने पनहाला किले को आदिल शाही से अपने अधीन कर लिया था। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कल्याण और भिवंडी की विजय। तो इसमें शिवाजी ने जो है पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक आक्रमण कर कल्याण, भिवंडी और जो है आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया। अब एक बार जो है ये लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पर है। तो बात हो रही है पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र की। तो देखिए ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ कि जब भी जियोग्राफी में हम देखेंगे तो इस तरफ को आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट एक पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन इस तरफ को आपको देखने को मिलेगा कि जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती है वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती है, कुछ अवसाद जो है लेकर आती है और उनके माध्यम से एक समतल मैदान का यहाँ पे निर्माण करती है। तो इस जो कोस्टल एरिया यहाँ पे बनाया जाता है उसको विभिन्न हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे इस वाले हिस्से को गुजरात तट बोलते हैं, यहाँ वाले हिस्से को कोंकण बोलेंगे, नीचे कर्नाटक वाले हिस्से को कन्नड़ बोला जाता है और उससे नीचे केरला वाले हिस्से को मालाबार तट बोला जाता है।
तो ये चीज़ मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो कहाँ की बात हो रही है, इस उपजाऊ क्षेत्र कोंकण वाले क्षेत्र की जो है बात हो रही है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। शिवाजी ने पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक आक्रमण कर कल्याण, भिवंडी और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया। मुगलों से संघर्ष के बारे में देखा जाए तो पुरंदर की संधि होती है 1665 में। औरंगजेब ने जो है शिवाजी को रोकने के लिए पहले जो है राजा जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, और इसमें क्या होता है कि राजा जयसिंह जो है बीजापुर की सहायता से शिवाजी को कंट्रोल करने में सफल रहते हैं, और बाद में जो है क्या करना पड़ता है उन्हें, पुरंदर की संधि जयसिंह के साथ करनी पड़ती है। और हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो है शिवाजी को अपने, तो यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा कि शिवाजी के पास जितने भी कुल मिलाकर 35 किले थे, उनमें से 23 जो है मुगलों के अधीन चले जाते हैं और 12 किले जो है शिवाजी के अंतर्गत रहते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी कि शिवाजी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक रहती है पुरंदर की संधि, क्योंकि जयसिंह के द्वारा, जो राजपूती शासक था जयसिंह और मुगलों के अधीन एक जागीरदार भी था, तो उसने जो है शिवाजी को हराकर पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया था। उसके बाद देखा जाए तो शिवाजी क्योंकि अब पॉलिटिकल रूप से तो जो है धीरे धीरे मराठी क्षेत्र को जोड़ना शुरू कर चुके थे, लेकिन एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता थी, और जब भी इनको आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी तो कहाँ ये लूट करेंगे, जहाँ ज़्यादा धन होगा उस वाले क्षेत्र में करेंगे। तो आपको पता है कि गुजरात में पहली वीडियो से ही, जो जब मैंने मध्यकाल की वीडियो शुरू की थी उस समय से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात एक बंदरगाह स्टेट था, तो समुद्र के किनारे पड़ता था। यहाँ बंदरगाह के आसपास जो है सिटीज़ डेवलप हुई होगी, वैसी ही एक सिटी आपको देखने को मिलेगा कि सूरत, यहाँ जैसी जगह पे जो है सूरत डेवलप होता है। और सूरत में क्या होता है, जो है वैभव धन का एक बड़ा केंद्र सूरत के रूप में देखने को मिलता है। और शिवाजी क्या करते हैं 1664 और 1670 में सूरत की लूट करते हैं। मुगल बंदरगाह था, पर 2 बार सफलतापूर्वक आक्रमण किया इन्होंने। तो याद रखिएगा 1664 और 1670 में। तो आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता थी, तो वो इन्होंने लूट के माध्यम से जुटाने की कोशिश की थी। इसके अलावा आगे चले तो सिंहगढ़ की विजय आपको देखने को मिलेगी। 1670 में सिंहगढ़ किला मुगलों के अधीन था। तानाजी मालुसरे ने नेतृत्व में जो है मराठाओं ने सिंहगढ़ जीत लिया, और तानाजी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तो तानाजी के ऊपर जो है एक कहे तो मूवी भी बन चुकी है, तो इस बारे में तो आपको सारी चीज़ें क्लियर ही होगी। तो ये जो है याद रखिएगा कि सिंहगढ़ की जो विजय की थी 1670 में की थी। इससे पहले क्या होता है कि शिवाजी जो है 1665 के आसपास जब पुरंदर की संधि होती है, उसके पास 1665 के बाद जो है जयसिंह इनको दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली कहाँ, मुगल बादशाह जो इस समय थे औरंगजेब, औरंगजेब के दरबार में भेजता है। लेकिन औरंगजेब जो है 1666 में मई में जो है ये औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन औरंगजेब का व्यवहार इनके प्रति कुछ बेहतर नहीं था। वो इन्हें सिर्फ पहाड़ी चूहा मानते थे। वो इनकी वास्तविक शक्ति क्या थी, या वास्तविक इनकी क्या इम्पैक्ट रह सकता था, किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, उसका कभी औरंगजेब ने आदर ही नहीं किया। और जब औरंगजेब आदर नहीं करता तो इसकी कीमत उसे बड़े स्तर पर चुकानी पड़ती है। तो क्या होता है कि वो जो है मई 1666 में जब दीवाने आम में पहुंचते हैं, तो उस समय क्या होता है, औरंगजेब इन्हें कैद करने का आदेश देता है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगस्त 1666 में जो है उस कैद से नजरबंद कर दिया होता है मई 1666 में। और अगस्त 1666 में जो है शिवाजी उसको चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। और कहाँ से भागते हैं, तो जयपुर भवन में जो है इनको बंदी बना कर रखा था, तो वहां से जो है शिवाजी भाग जाते हैं, जो नजरबंद किया था। तो ये याद रखिएगा कि अगस्त में भाग गए थे। तो जब अब भाग जाते हैं तो इसके बाद औरंगजेब को भी उनकी बातें, या कहे उनकी उन्हें एक उपाधि देनी पड़ती है राजा की, उनकी शक्ति का कहीं ना कहीं सम्मान करना ही पड़ता है। तो शिवाजी को जो है 1667 के आसपास जो है इन्होंने एक उपाधि भी दी थी, राजा की उपाधि दी थी। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो कुछ और विजयों के बारे में देखते हैं, और इसके बाद जो है डायरेक्ट शिवाजी का राज्याभिषेक देखेंगे। तो राज्याभिषेक के बारे में बात की जाए तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक में क्या हुआ, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 5 जून 1674 रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक करने के लिए जो है वाराणसी में रहने वाले एक, पहले जो है महाराष्ट्र में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री गंगा भट्ट।
वो वाराणसी चले गए थे। लेकिन जब वो महाराष्ट्र क्षेत्र में वापिस आते हैं तो शिवाजी के राज्याभिषेक के लिए स्पेशली उन्हें बुलाया जाता है, तो उनके द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया जाता है और उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेंशन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किला महाराष्ट्र में हुआ था और इन्हें उपाधि जो है, इन्होंने जैसे मुगल बादशाह जो है बादशाह की उपाधि लिया करते थे, वैसे ही जो उपाधि है इन्होंने छत्रपति की ली थी। शिवाजी ने अपने नाम की मुद्राएं जारी की जिसमें लिखा था श्री राजा शिव छत्रपति। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि शिवाजी ने जो अपनी मुद्रा जारी की थी उसमें श्री राजा शिव छत्रपति लिखा हुआ था। शिवाजी का द्वितीय राज्याभिषेक आपको देखने को मिलेगा 24 सितंबर 1674 में, क्योंकि पहली बार जो है कुछ ब्राह्मणों ने उनके क्षत्रिय होने का संदेह जताया था। तो ये चीज़ जो है आप याद रख सकते हैं यहाँ से। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने दक्षिण भारत में विस्तार किया, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा और कर्नाटक के क्षेत्रों में अभियान चलाकर कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। देखिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेगा ये, देखिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बीजापुर, गोलकुंडा ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उनकी अंतिम विजय जो मानी जाती है, अंतिम अभियान जो माना जाता है, वो कर्नाटक का अभियान था। तो पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने अपने जीवन का अंतिम अभियान कब किया था, तो या किसके विरुद्ध किया था, तो कर्नाटक में, कर्नाटक के विरुद्ध आपको 1677-78 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए इनके लोकेशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अगर लोकेशन के बारे में बात की जाए तो आपको यहाँ देखने में मिलेगा कि हमने जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस वाले हिस्से को जो है बीजापुर कहा जाता था। ऊपर वाला अहमदनगर, नीचे वाला बीजापुर और इधर वाला जो हिस्सा था ये आपको देखने को मिलेगा गोलकुंडा, और यहाँ वाले रीजन को हम बोलेंगे कर्नाटक। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि इनसे रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे एक बात और मेंशन की थी कि इस तरफ को जो है आपको पश्चिम घाट देखने को मिलेगा, पश्चिम घाट जो है देखने को मिलेगा। तो शिवाजी जो है उस हिस्से को या जियोग्राफी में उस टर्म को जो है सह्याद्री कहा जाता है। लोकल नाम जो है पश्चिम घाट का सह्याद्री भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और शिवाजी भी जो है पश्चिम घाट उस समय ना बोलकर जो है सह्याद्री के नाम से पुकारते थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि ये तो तब हुआ जब इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इस तरफ के घाट को पूर्वी घाट बोला गया और इस तरफ के जो पर्वत है उन्हें पश्चिमी बोला गया। तो वो भारत, पूरे भारत की लोकेशन को लेकर है, दक्षिण भारत की लोकेशन से संबंधित है, लेकिन उस समय जो है सह्याद्री रहेगा इसका नाम। तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। तो ये शिवाजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बारे में आगे देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा के साथ ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि जब भी हम किसी पॉलिटिकल हस्ती के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, चीज़ें देखते हैं, उसके जीवन का आयाम देखते हैं। जीवन के आयाम क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। एक राजनीतिक आयाम होता है, एक आर्थिक आयाम होता है व्यक्ति का, उसके जो है सामाजिक आयाम हमें देखने को मिलता है, फिर धार्मिक आयाम, और एक देखने को मिलता है सांस्कृतिक। तो ये कुछ 4-5 आयामों में हम देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से शिवाजी ने लोगों को प्रभावित किया या उनके राजनीतिक विचार किस प्रकार के थे, उनकी साम्राज्यवादी नीति थी, और साम्राज्यवादी नीति में जो है हमने देखा कि उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की एक के बाद एक अनेकों किलों पर। तो वो सारी चीज़ें जो है हमने राजनीतिक जीवन में देखी। अब देखेंगे कि आर्थिक आर्थिक नीतियाँ कैसी थी उनकी। आर्थिक नीतियों में हम जो है प्रशासन की बात करते हैं, या जो है राजनीति में ही हम प्रशासन को देख लेते हैं। अगर बात की जाए तो प्रशासन में हम दो प्रकार से देखते हैं, जिसमें आर्थिक जीवन भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य में जब प्रशासन की बात की जाती है तो आपको देखने को मिलेगा, एक तो शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था राजा, उसके साथ मंत्री कौन कौन शासन में नीतियाँ बनाने के लिए हेल्प करते थे, और दूसरा आर्थिक आर्थिक प्रशासन या अर्थव्यवस्था, किस प्रकार से भू राजस्व लिया जाता था, कौन कौन से रूप थे भू राजस्व के, भूमि का सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाता था, वो सारी चीज़ें जो है हम आर्थिक शासन में देखते हैं। और इसके अलावा जो हम न्याय वाला भी पक्ष इसमें देखते हैं एक, तो वो चीज़ें भी जो इंपॉर्टेंट बन सकती है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं शिवाजी के प्रशासन के बारे में। यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि केंद्रीय प्रशासन जो है, राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, अष्टप्रधान जो है मदद करते थे। अष्टप्रधान कौन थे, तो 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री था। जो पेशवा पद था, पहला पद, उसे क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। और देखिए अभी तक जो है हम अष्ट दिग्गज या 8 मंत्रियों के बारे में कुछ जगह पर पढ़ चुके हैं, तो एक बार उनको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 8 मंत्रियों के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, तो 3 जगह हमें देखने को मिलते हैं। एक मोहम्मद शाह के समय में,
मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। कहाँ पे? तो आपको देखने को मिलेंगे बहमनी साम्राज्य में। अष्ट मंत्री थे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अष्ट प्रधान शिवाजी के समय। दो, और तीसरा मैंने कहा था कि कृष्णदेव राय विजयनगर में जो संगम सुलभ और उसके बाद जो तुलुब आते हैं उसमें आपको देखने को एक शासक मिलते हैं कृष्णदेव राय, और उनके जो दरबार में आपको अष्ट दिग्गज देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने पहले भी ये मेंशन किया था कि ये वाले अष्ट दिग्गज जो है अष्ट प्रधान और जो मोहम्मद शाह प्रथम के समय में 8 मंत्री थे उनसे बिल्कुल अलग थे। ये तेलुगु के, हो सकता है इनका शासन प्रशासन में भी ये सलाह देते हो, लेकिन इनका जो मुख्य अष्ट दिग्गज जो है इनको कहा जाता था वो इनके तेलुगु भाषा में निपुण होने के कारण इनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। एक ऐसी टोली थी 8 लोगों की जो तेलुगु भाषा में निपुण थी, जो साहित्य लिखती थी तेलुगु भाषा में, तो उसे जो है अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के द्वारा बोला गया था। तो ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। वैसे माना तो ये भी जाता है कि इनका प्रशासन और शासन में भी काफ़ी जो है रोल रहा होगा, नीतियाँ प्रभावित करते होंगे या सलाह देते होंगे राजा को, तो उस प्रकार से। लेकिन आप याद रखिएगा कि तेलुगु की वजह से इनको अष्टदिग्गज बोला जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा जो पद रहेगा अमात्या यानी कि वित्त मंत्री। मंत्री के बारे में बात की जाए तो आंतरिक मंत्री होता था, सेनापति कमांडर इन चीफ होता था जिसे सरे नौबत भी बोला जाता था, सुमंत विदेश मंत्री होता था, न्यायाध्यक्ष की बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश होता था, सचिव की बात की जाए तो शाही आदेश जारी करने वाला होता था, और पंडित राव जो है धार्मिक कार्यों का प्रबंध करता था। तो ये 8 जो है प्रमुख पद थे। और हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा पद जो है शिवाजी के अंतर्गत या अष्ट प्रधानों में शामिल नहीं था, या ऐसा भी हो सकता है कि अमात्य क्या कार्य करता था। प्रोबेबली जो है आपसे पेशवा और अमात्यों के बारे में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पद थे। सेनापति सर नौबत जो होता था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में इतना खास जो है पूछने के मुझे चांसेस कम लगते हैं, लेकिन ये आप फिर भी एक जो है नज़र यहाँ घुमा सकते हैं। आगे देखा जाए तो शिवाजी का प्रशासन अहमदनगर के मलिक अंबर के सुधारों से प्रेरणा लेते हुए एक सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की थी। तो मलिक अंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है शाहजहां ने मलिक अंबर को हराया था, और उसके बाद जो है खुर्रम से वो सीधा जो है आगे चलकर शाहजहां की उनको उपाधि मिली थी। तो वो सारी बातचीत हम कर चुके हैं मुगलों में, तो उनसे इंस्पायर था इनका अष्ट दिग्गज वाला जो प्रशासन था। आगे देखा जाए तो छत्रपति मराठा साम्राज्य के सम्राटों के बारे में कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले शिवाजी के आर्थिक प्रशासन के बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो आर्थिक प्रशासन में बात की जाए तो देखिए, शिवाजी का साम्राज्य, हम जब भी प्रशासन पढ़ते हैं तो साम्राज्य में हम पहले बंटवारा करते हैं। एक साम्राज्य वो होगा जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में होगा, जैसे इस साइड वाला प्रत्यक्ष नियंत्रण, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो सामंतों के अंतर्गत होगा। तो वो सारी चीज़ें, और उसके अलावा देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि शिवाजी का 2 प्रकार की भूमि आपको शिवाजी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। एक स्वराज, एक स्वराज जो जिसका अर्थ था यहाँ पे जो है शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था? स्वराज कहा जाता था। भूमि को स्वराज कहा जाता था। इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरी भूमि होती थी मुक्तई। मुक्तई क्या थी? तो यहाँ पे जो है इसे मुल्के कदीम भी बोला जाता था, मुल्के कदीम भी बोला जाता था। तो यहाँ पे जो स्वराज था, यहाँ पे भू राजस्व लिया जाता था, ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। लेकिन जो मुगदई है इसमें क्या होता था? चौथ एंड सरदेशमुखी ली जाती थी, चौथ एंड सरदेशमुखी ली जाती थी। अब ये क्या होता है? तो देखिए, चौथ के बारे में तो सीधा सा है कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसका चौथा हिस्सा यानी कि 75% जो है 75% यानी कि 75 रुपये आप अपने पास रख सकते हैं, और 25 रुपये जो है आपको हमें देने होंगे। तो ये वाली चौथ की डिमांड होती थी। और अगर बात की जाए सरदेशमुखी क्या होता था, तो इस 75 रुपये में जो बचा हुआ है 75 रुपये, इसमें से आपको क्या देना पड़ेगा, क्योंकि हम देशमुखों में सर्वश्रेष्ठ है तो उसका 10% आपको देना पड़ेगा, यानी कि 7.5 रुपये और हमें देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो है 32.5% हिस्सा जो है चौथ और सरदेशमुखी के अंतर्गत लिया जाता था। तो अब ये समझिए कि स्वराज और मुक्तई 2 प्रकार की भूमि थी, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी उसे स्वराज कहते थे, और मुक्तई या मुल्क कदीम जो होता था उसे क्या कहते थे? ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, या यहाँ पर प्रभाव होता था। अब क्या है ये, मैं थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शिवाजी जो है, शिवाजी के समय में क्या था, एक मुख्य भूमि जो इनके कंट्रोल में थी उसको क्या बोला जाता है? उसको कहा जाएगा स्वराज। लेकिन जहाँ ये दूसरे जो राज्य थे, जो पड़ोसी राज्य थे, वहाँ पर ये क्या करते थे कि हम आपके
राज्य में शांति बनी रहे, हम आक्रमण ना करें, उसके लिए आप समय समय पर जो है हमें सरदेशमुखी और चौथ देते रहे। तो जो राज्य जहाँ तक शिवाजी का प्रशासन था वहाँ से तो वो भू राजस्व वसूल रहे थे, लेकिन जहाँ पर उनका प्रभाव था केवल राज्य कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा राजा वहाँ पे कर रहा था, लेकिन शिवाजी का प्रभाव था तो वहाँ से सरदेशमुखी और चौथ वसूली जाती थी। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा कि 25% और ये बचे हुए 75 का 10%। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है किस प्रकार से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ें। भू राजस्व संबंधी जो प्रथा थी शिवाजी के समय में वो आपको देखने को मिलेगा, उसे सरजामी प्रथा कहते थे। सरजामी प्रथा, एक पॉइंट ये नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि कर व्यवस्था वाली जो बातचीत है वो भी मलिक अंबर से, कर व्यवस्था मलिक अंबर से प्रभावित है। प्रशासन में हमने देखा और यहाँ पे भी आप देखोगे कि मलिक अंबर से पूरी तरह से प्रभावित है। तीसरा, भूमि सर्वेक्षण करवाया था इन्होंने। भूमि सर्वेक्षण आपको देखने को मिलेगा लगभग 1679 के आसपास करवाया था और अन्नाजी दत्तों के नेतृत्व में हुआ था। अन्नाजी दत्तों के नेतृत्व में, जहाँ जो है रस्सी को छोड़कर काठी के माध्यम से जो है इन्होंने सारी चीज़ें करवाई थी। भूमि सर्वेक्षण, भूमि का नाप किया था एक प्रकार से, अगर समझे कि कितनी भूमि जो है। और अगर देखा जाए तो इनके समय में भू राजस्व की अगर बात की जाए तो 1/3 हिस्सा लिया जाता था, यानी कि 33% हिस्सा जो है भू राजस्व का लिया जाता था। तो इस प्रकार से आगे आपको पेशवाओं के समय में देखने को मिलेगा कि वो 40% हो गया, लेकिन अभी जो है आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो हमने प्रशासन में देख लिया इनके अंतर्गत। उसके बाद किले के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और सेना के बारे में देखेंगे फिर किस प्रकार से जो है चीज़ें हैं। तो किले में जो है नगर वाले या किले वाले क्षेत्र में देखिए हमने देखा कि किस प्रकार से आदिल शाह जब शासक था तो उस दौरान हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इनायत खान से शिवाजी किला छीनते हैं। और एक ही किलेदार है, मतलब मुख्य जो किलेदार है वो इनायत खान है, लेकिन शिवाजी ऐसी कोई गलती नहीं करते कि एक किलेदार हो और उसके प्रभाव में पूरा किला रहे, बल्कि यहाँ 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों के अंतर्गत किले को रखा गया था। पहला हवलदार था जो आंतरिक व्यवस्था के बारे में आंतरिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता था। दूसरा, सरे नौबत आपको देखने को मिलेगा जो सेना का नेतृत्व करता था। तीसरे की अगर बात की जाए तो सबनीस, ये क्या था, ये अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से शक्तिशाली था, यानी कि आर्थिक जितनी भी कोई खर्च होगा सेना का या किसी प्रकार की उन्हें रसद की आवश्यकता होगी तो उसके लिए पैसा अलॉट यही व्यक्ति करेगा, सबनीस जो है। तो अर्थव्यवस्था हो गया, या शिवाजी के साथ पत्र व्यवहार करना है उसके लिए तो ये इस व्यक्ति की जरूरत है। तो देखिए अब क्या था कि अगर कोई भी जो है किसी दूसरे शासक से मिल जाता है कोई किलेदार, तो 3 मुख्य किलेदार है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सभी के सभी बेईमान निकलेंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा जो ईमानदार होगा। अगर कोई एक ईमानदार हुआ तो विद्रोह उस किले में असंभव है, क्योंकि देखिए जिसके पास सेना होगी तो उसके पास धन नहीं होगा, तो वेतन के लिए भी चीज़ें चाहिए होगी, रसद भी चाहिए होगी। आंतरिक व्यवस्था की बातचीत है, देख लीजिए आंतरिक व्यवस्था कोई अलग व्यक्ति देख रहा है। तो अगर विद्रोह करना होगा शिवाजी के किलों की, मतलब शिवाजी के खिलाफ विद्रोह करना होगा और किसी दूसरे को वो किला सौंपना होगा, तो इन तीनों को इकट्ठे विद्रोह करना पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि एक ना एक तो ऐसा होगा ही जो वफादार होगा, और अगर तीनों में से कोई एक राजी ना हुआ तो फिर विद्रोह हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि एक बहुत ही सूझबूझ और इतिहास से सीखी हुई चीज़ थी। इन्होंने इनायत खान को देखा था कि अकेले इन्होंने कैसे हराया था, तो उस प्रकार से कि उस प्रकार की गलतियाँ ये ना करें, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इतिहास से सीखा था। तो चलिए शिवाजी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है। इसके बाद थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इनके हम सेना के बारे में देख सकते हैं। एक पागा सेना होती थी जो पैदल सेना होती थी, सॉरी जो स्थायी अश्व सेना होती थी उसे पागा सेना बोलते थे, स्थायी अश्व सेना। और सिलहदार जो युद्ध के समय जो अश्वारोही सेना भर्ती की जाती थी वो होती थी युद्ध के समय वाली, तो ये अस्थायी सेना होती थी। तो ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा कि अश्वारोही सेना जो है, अश्वारोही सेना 2 प्रकार की है, जिसमें स्थायी वाली को पागा सेना और सिलाधार जो है अस्थायी वाले को कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें शिवाजी से संबंधित रहेगी। और एक चीज़ अगर कहा जाए तो राजदरबारी भाषा कैसी थी इनकी, तो उसे जो है मराठी कहा जाता है, तो मराठी इनकी राजदरबारी भाषा थी। तो ये सारी चीज़ें आप शिवाजी से संबंधित याद रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे शिवाजी से संबंधित कुछ और चीज़ें। छत्रपति मराठा साम्राज्य के सम्राट
तो देखिए छत्रपति आपने देखा कि किस प्रकार से शिवाजी ने 1674 में टाइटल लिया, और उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण छत्रपति होते हैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि 1674 से 1680 तक। फिर संभाजी महाराज 1681 से लेकर 1689 तक। उसके बाद राजा राम महाराज तो 1700 तक रहेंगे। फिर ताराबाई, ताराबाई कहे या शिवाजी टू, शिवाजी द्वितीय कहना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये संरक्षिका मात्र थी उनकी, तो शिवाजी द्वितीय आप यहाँ कीजिएगा कि 1700 से लेकर 1707। और फिर शाहू जी महाराज या शाहू प्रथम 1707 से लेकर 1779। और राजा राम जो है, राजा राम द्वितीय 1749 से लेकर 77। और इस समय में क्या होता है एक्चुअल में, जो ताराबाई जो है मराठाओं का संरक्षण, क्योंकि शाहू को तो औरंगजेब पकड़ कर ले जाता है 1689 में, तो उस दौरान क्या होता है, जो ताराबाई है वो राजा राम की पत्नी होती है, और राजा राम की मृत्यु जब 1700 में होती है तो ताराबाई के नेतृत्व में अब मराठे एकत्रित होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिवाजी द्वितीय बैठते हैं। शिवाजी द्वितीय 4 वर्ष का बच्चा था, तो उन्हें जो है इतना ज़्यादा पता नहीं था किसी चीज़ का, 4 वर्ष का बच्चा क्या ही समझेगा, तो वास्तविक शक्ति तो तारा देवी के हाथ में ही थी, लेकिन शिवाजी का नाम जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे मेंशन होता था। तो उसके बाद क्या होता है कि 1689 में जो है शाहू को पकड़ के ले जाते हैं औरंगजेब, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो 1707 में हमें देखने को मिलेगा कि मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम होता है वो इनको छोड़ देता है। और छोड़ने का पीछे का कारण यही होता है कि जो है ताराबाई दक्षिण में राज कर रही है, मराठे धीरे धीरे जो है संगठित हो रहे हैं और काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन अगर शाहू को दक्षिण भेज दिया जाएगा तो क्या होगा, शाहू और जो ताराबाई है वो आपस में लड़ेंगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा, लड़ेंगे चाहे गद्दी किसी को भी प्राप्त हो, लेकिन उसका रिजल्ट एक ही होगा कि मराठा जो है कमज़ोर होंगे, और उन्हें कंट्रोल करने में सबसे महत्वपूर्ण मतलब उनको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएगी मुगलिया सल्तनत। लेकिन उनका दाव तो सही था, लेकिन वो जो है दाव उल्टा पड़ जाता है जब शाहू को एक बेहतरीन व्यक्ति दक्षिण में मिलता है, उसका नाम होता है बालाजी विश्वनाथ। तो उसके मिलने से जो है चीज़ें धीरे धीरे मराठाओं के पक्ष में आना शुरू हो जाती है। तो चलिए उसके बाद क्या होता है कि जब ताराबाई के संरक्षण में जो है शिवाजी द्वितीय हार जाते हैं, तो उनको जो है दक्षिण में मराठा साम्राज्य के दक्षिण का जो हिस्सा था कोल्हापुर वाली साइड, वहाँ जो है ताराबाई को छोटा सा साम्राज्य दे दिया जाता है, और वहीं पे राजा राम द्वितीय, शाहू और प्रताप सिंह जो है शासन करते हैं। आगे आगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1749 में इनसे सत्ता पेशवाओं के हाथ में चली जाएगी। तो चलिए अब जो है आगे देखते हैं इनके बारे में, और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फिर आते हैं पेशवा। तो जितनी भी कहानी बन सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ लगभग सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया। एक चीज़ याद रखिएगा कि संभाजी के बारे में, संभाजी के बारे में अगर बात की जाए तो इनके एक सलाहकार थे कवि कलश। कवि कलश इस व्यक्तित्व से अब तो लगभग हर भारतीय जिसने छावा मूवी देख ली है वो तो लगभग परिचित ही होगा। तो ये जो है इनके क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं, जो मार्च 1689 में जो है क्या किया जाता है, संगमेश्वर में जो मुगल सूबेदार था जिसका नाम था मखरब खान, उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो हत्या कर दी जाती है, और वही बहुत बड़ा स्टेप जो है औरंगजेब के शासनकाल में ये ऐसा होता है कि मराठाओं को एक प्रकार से विद्रोह करने पर लगभग मजबूर ही कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। फिर जो है इधर उधर औरंगजेब का सारा जीवन मराठाओं को दबाने में गुजर जाएगा, और बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी गलती थी उसकी। दूसरा देखने को मिलेगा इसके समय में बाकी सारी चीज़ें तो मैं लगभग मेंशन कर ही चुका हूँ, तो ये आप संभाजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और आगे देखा जाए तो पेशवा प्रधानमंत्री। तो पेशवाओं के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से शाहू के समय में जो है चीज़ें देखने को मिलती है, और पेशवा प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 1713 से लेकर 1818 तक इनका शासन रहेगा। और देखा जाए तो पहला पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद अगर कोई गोरिल्ला टेक्निक में सबसे कहे माहिर था तो वो यही व्यक्ति थे, बाजीराव प्रथम, जिनके बारे में मस्तानी से संबंधित कहानियाँ इन्हीं की परिचित है, मतलब इन्हीं की ज़्यादातर चर्चित है। बालाजी बाजीराव या नाना साहब उन्हें कहा जाता था। 1740 से लेकर 1761। फिर माधवराव प्रथम, उसके बाद नारायण राव के बाद रघुनाथ राव, फिर माधव राव द्वितीय, और फिर आएंगे सबसे अयोग्य बाजीराव द्वितीय, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है मराठा साम्राज्य को डिक्लाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
पेशवा शाही की बात की जाए तो पेशवा का पद 1818 में जो है अंग्रेजों द्वारा हटा दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके जो है अब सारे पेशवाओं के बारे में देखते हैं कि इनके समय में किस प्रकार से राजनीति रहती है और क्या क्या परिवर्तन राजनीति में देखने को मिलते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा वंश के संस्थापक थे। छत्रपति शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो मराठा राज्य के पहले पेशवा थे। तो इनके बाद ही वंशानुगत भी ये पद हो जाता है। शाहू जी को सत्ता में स्थिरता दिलाने के लिए बालाजी ने अहम भूमिका निभाई थी। तो ये बात मैं आपके साथ ऊपर कर चुका हूँ। जब ताराबाई से संघर्ष देखा था हमने, उन्होंने मराठा सरदारों को एकत्र कर केंद्र में मजबूत प्रशासन की नींव रखी। 1719, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली जाकर मुगल सम्राट फर्रुखसियर से संधि की थी। और आपको देखने को मिलेगा फर्रुखसियर ना कहकर यहाँ कहेंगे कि अली बंधुओं से संधि की थी। अली बंधु नहीं, सैयद बंधुओं से, सॉरी, सैयद बंधुओं से जो है संधि की थी। और इस संधि के माध्यम से जो है आपको देखने को मिलेगा कि सैयद बंधुओं की जो संधि थी, इसमें लिखा गया था कि एक तो मराठा जो है मराठा संरक्षण देंगे, किसको, तो मुगल बादशाह को, पहली बात। और दूसरी बात आपको देखने को मिलेगी कि जो संरक्षण देंगे और दूसरा जो है इन्हें चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार देंगे। मराठों को जो है चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार देंगे। तो इस प्रकार की जो है संधि में जो है चीजें रहती है। और तीसरा सैयद बंधुओं के साथ जो है ये संधि हुई होती है और इस पे साइन करते हैं जो रफ़ी उद दरजात जो है वो इस संधि पर साइन करेंगे। दिल्ली समझौता इसे वास्तव में कहा जाता है। और इसी संधि के होने के लगभग 10-15 दिन के भीतर ही माना जाता है कि फर्रुखसियर की एक षड्यंत्र के माध्यम से, जिसमें मराठाओं का भी हाथ माना जाता है, फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है। तो इस संधि पर याद रखिएगा, यहाँ पे फर्रुखसियर से संधि न करके रफ़ी उद दरजात से यह संधि की गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं चौथ और सरदेशमुखी की किस प्रकार से बातचीत थी। ये सारी चीज़ें मैं मेंशन कर चुका हूँ, चौथ सरदेशमुखी। इसके बाद देखा जाए तो 1719 में जो है सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया था। तो ये चीज़ मैं आपके साथ मेंशन कर चुका हूँ कि दिल्ली समझौता जो 1719 का हुआ था, दिल्ली समझौता 1719 का जो हुआ था, उसी के तहत जो है ये सारी चीज़ें होती है। तो फर्रुखसियर की फिर हत्या कर दी जाती है। सारी कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है 1720 में। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहें तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में एक फैक्ट रख सकते हैं कि याद कि इन्होंने जो है खुलदाबाद, ये बिना चप्पल गए थे। खुलदाबाद में क्या था, तो औरंगजेब का मकबरा जो है खुलदाबाद में था और वहाँ पर जो है औरंगजेब के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये वहाँ पर गए थे ताकि मुगलों से इनके थोड़े रिश्ते बेहतर हो सके। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी इनसे संबंधित। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये फैक्ट। उसके बाद देखा जाए तो बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 के बीच में, 1728 में पालखेड़ा की लड़ाई हुई थी निजाम उल मुल्क के साथ। निजाम जो हैदराबाद के थे उनके साथ जो है लड़ाई हुई थी। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एक संधि आपको देखने को मिलेगी जो इनके बीच में हुई थी। इसमें जो है बैटल ऑफ जो पालखेड़ा थी, इसमें देखने को मिलेगा कि निजाम को हराया जाता है और एक संधि होगी। संधि का नाम रहेगा मूंगी शिवगांव की संधि। मूंगी शिवगांव की संधि जो रहेगी 1728 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे आगे इनके बारे में तो इन्हें जो है नेपोलियन, इससे भी तुलना की जाती थी क्योंकि माना जाता है कि इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे वो कभी भी हारे नहीं थे युद्धों में। और ये भी कहा जाता है कि इसके समय में जो है मोहम्मद सारंगीला जो मुगल बादशाह था वो इससे इतना घबराता था, एक बार उसने अपने पेंटर को जो है पेंटिंग करने के लिए कहा था कि किस प्रकार से जो है। और जो बालाजी कहे बाजीराव प्रथम है उनके पेंटिंग करने को कहा था। तो पेंटर ने इस प्रकार से जो है उनकी पेंटिंग इतनी अलौकिक तरीके से प्रदर्शित की थी कि माना जाता है कि वो जो है मोहम्मद शारंगीला उस पेंटिंग को देखकर ही डर गया था। तो इस प्रकार की बातें भी प्रचलित है इनके बारे में। बाजीराव ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासन को कमजोर कर मराठा शक्ति को उत्तर तक पहुंचाया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो मालवा बुंदेलखंड राजस्थान में अपने सैनिक भेजकर वहां सत्ता पर अधिकार जमाया। बुंदेलखंड में छत्रसाल बुंदेला की सहायता की। छत्रसाल बुंदेला की बेटी मस्तानी, एक्चुअल में क्या था कि बुंदेलखंड का जो शासक था छत्रसाल बुंदेला, जब इसने जो है सहायता मांगी मुगलों के खिलाफ तो एकदम से माना जाता है कि लगभग 3 दिनों में जो
पुणे से सीधा बुंदेलखंड पहुंच गए थे। जो बुंदेलखंड जो है एमपी और यूपी के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। तो मात्र 3 दिनों में जो है सहायता करने के लिए पहुंच गए थे। तो 76 साल बुंदेला से माना जाता है कि इनके 2 पुत्र थे और तीसरे जो है ये इनको कहते हैं कि बाजीराव प्रथम है वो इनके तीसरे पुत्र की भांति है। तो इस प्रकार से फिर वो बेटी की जो है शादी करवा देते हैं अपनी से मस्तानी की। और ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में फिर चर्चित है आगे कि किस प्रकार से जो है मस्तानी और आपको देखने को मिलेगा काशीबाई के बीच कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जो काशीबाई इनकी प्रथम बीवी थी वो सारी चीज़ें जो है मूवी के माध्यम से भी दिखाई गई है, लेकिन उतना नहीं जो जिस प्रकार से इतिहास घटित हुआ है वो चीज़ें थोड़ा अलग हो जाती है। आगे देखें तो गुजरात, मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक मराठा प्रभाव को फैलाया। और इन्हीं के समय में कॉन्सेप्ट आया था जो शिवाजी कहते थे, लेकिन पूरा जो है इनके समय में हुआ था। शिवाजी का कहना था कि एक दिन हमारी सेना जो है अटक से लेकर कटक तक, हमारा जो साम्राज्य होगा अटक से लेकर कटक तक होगा और एक दिन जो है हमारे घोड़े अटक में पानी पिएंगे। तो इस प्रकार की कुछ स्टेटमेंट थी शिवाजी की, और वो सफल करने का कार्य कौन करते हैं? वो सफल करने का कार्य बाजीराव प्रथम करते हैं। और इनके समय में याद रखिएगा एक और चीज कि इन्होंने जो है 1737 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया था, या कहीं दिल्ली पर आक्रमण किया था, और एमएसआर जो है गद्दी छोड़कर भाग गया था। फिर जो है आगे अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनकी एक फेमस स्टेटमेंट भी हमें देखने को मिलती है, जब ये जो है छत्रपति शाहू के साथ कहते हैं कि जो है मुगल साम्राज्य का जो पेड़ है वो इतना सूख चुका है कि अगर हम उसके तने पर वार करेंगे तो सारा साम्राज्य या सारी शाखाएं जो है अपने आप टूटकर अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार की भी कुछ स्टेटमेंट देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो बाजीराव प्रथम ने 1739 में पुर्तगालियों से बेसिन सॉल्सेट जीते थे, ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा। उसके बाद बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1740 में। 1740 में जो है बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगला पेशवा बनता है वो बनता है बालाजी बाजीराव या नाना साहेब। और इसकी याद रखिएगा लगभग 18 वर्षीय उम्र थी जब ये शासक बनता है या पेशवा बनता है। पानीपत का तीसरा युद्ध इसी के समय में हुआ था। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इनके बारे में हमें डिस्कस करनी है वो हमें देखने को मिलेगा कि संगोला की संधि हुई थी। संगोला की संधि हुई थी कब हुई थी? 1750 में संगोला की संधि हुई थी, जिसके माध्यम से 1750 या 1749 भी कहीं कहीं मेंशन है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इसके माध्यम से जो है छत्रपति का पद समाप्त कर दिया गया था और छत्रपति के सारे अधिकार जो है पेशवाओं के हाथ में आ गए थे। तो अब छत्रपति जैसा कोई पद नहीं था, ये चीज़ मैं ऊपर भी मेंशन कर चुका हूँ। इसके बाद एक और संधि आपको देखने को मिलेगी, झलकी की संधि। झलकी की संधि के माध्यम से 1750 में हुई थी और इस संधि के माध्यम से जो है निजाम के साथ ये संधि हुई थी और निजाम का जो है एक बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया गया था इनके द्वारा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 14 जनवरी जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, 14 जनवरी 1761, यहाँ पे 1961 है, इसको थोड़ा सा ठीक करके 1761 करेंगे। ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो अहमद शाह अब्दालिया अफगान का शासक और मराठा जो है जिसमें सदाशिव भाऊ नेतृत्व करेंगे मराठाओं का, और दूसरा विश्वास राव, सेनापति तो विश्वास राव था और सदाशिव, वैसे वास्तविक सेनापति माना जाए औपचारिक रूप से तो सेनापति विश्वास राव था, लेकिन सारी शक्ति जो है सदाशिव भाऊ के हाथ में थी। तो ये जो है देखने को मिलेगा कि इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और ये जो है पेशवा का सबसे बड़ा पुत्र था विश्वास राव। तो ये चीज़ें जो है कुछ आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा कि 1761 में ही जब मराठा ये वाला युद्ध हार जाते हैं पानीपत का, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मई के आसपास, मई 1761 में मृत्यु हो जाती है बाजीराव की। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा माधव नारायण प्रथम। एक सेकंड, पीडीएफ थोड़ा ऊपर लेकर आपसे उसी जगह पे सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली जाए तो बेहतर रहे। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि उसके बाद माधवराव प्रथम बैठते हैं और जो एक प्रकार से अफगानों के साथ युद्ध में जो मराठाओं की प्रतिष्ठा समाप्त हुई थी उसको पुनः स्थापित करने का कार्य कौन करते हैं? माधवराव करते हैं। और धीरे धीरे इनके समय में एक चीज़ याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो 1765 की इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, काफ़ी बार मैं ये मेंशन कर चुका हूँ अपने एमसीक्यू सेशन में। तो
उसके माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर जो है अंग्रेजों को मिलती है। और कड़ा और जो है कड़ा मानिकपुर वाला आसपास का क्षेत्र जो है, कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र जो है बहादुर शाह सॉरी शाह आलम द्वितीय को मिलता है। और उससे क्या होता है, पेंशनर बन जाता है, 26 लाख की पेंशन। और कड़ा इलाहाबाद वाला क्षेत्र जो है इसको मिलता है, आलम शाह द्वितीय को। तो आलम शाह जो है पेंशनर बन चुका है ईआईसी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन यहाँ पे कौन है, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया एक मराठा सूबेदार है जो पेशवा माधवराव प्रथम के कहने पर इनको यहाँ से इलाहाबाद से निकाल कर लाएंगे दिल्ली, और दिल्ली में ये बन जाएंगे फिर मराठा पेंशनर बन जाएंगे। तो ये चीज़ आप इनके बारे में एक महत्वपूर्ण याद रखते हैं। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु 1772 में होती है। फिर नारायण राव होते हैं। नारायण राव की हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव कर देंगे। और रघुनाथ राव जो है अंग्रेजों के ट्राई करते हैं कि अंग्रेजों का किसी प्रकार से समर्थन प्राप्त किया जाए। और इसी के चक्कर में फिर प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध हमें देखने को मिलता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यही व्यक्ति जो है अंग्रेजों को मराठों के साथ युद्ध में घसीट कर लाता है। लेकिन 1775 में आपको देखने को मिलेगा कि जो पुरंदर की संधि रहेगी एक, और एक तो 1665 में हुई थी, लेकिन एक 1775 में पुरंदर की संधि हुई थी। उसके माध्यम से अंग्रेज रघुनाथ राव का जो है कहे तो जो इन्होंने संरक्षण दे रखा था रघुनाथ राव को, उसकी सहायता से हाथ पीछे कर कर माधवराव द्वितीय को ही छत्रपति कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1700 जो प्रथम आंग्ल युद्ध होता है, उसके बाद 1782 में जो है उस युद्ध की समाप्ति होती है सालवाई की संधि से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सालवाई की संधि, सालवाई की संधि जो है कौन सी युद्ध की समाप्ति का कारण बनी थी, तो वो बनी थी आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसका कारण बनी थी। तो इतनी सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय के बारे में अगर बात की जाए तो माधवराव द्वितीय 1774 से लेकर 1796 तक था। इसके समय में एक और याद रखिएगा कि क्योंकि ये छोटा था, अल्पायु था, और इसकी सहायता के लिए बना था 12 भाई परिषद, 12 भाई परिषद बना था। इसके दो प्रमुख लीडर कौन थे, तो एक था नाना फडणवीस, फडणवीस एक सेकेंड, नाना फडणवीस, और दूसरा था महादजी सिंधिया। तो ये दो मुख्य व्यक्ति थे। नाना फडणवीस की अगर बाद में बात की जाए तो इन्हें मैकेवली भी कहा जाता है, और बानू जनार्दन जो है इनका रियल नेम था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही इसकी मृत्यु होगी तो बाजीराव जो द्वितीय है वो पेशवा बनेगा 1796 से लेकर 1802, या वास्तविकता में देखा जाए तो 1818 तक यही पेशवा रहेगा, और 1853 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 1802 इसलिए है क्योंकि इसने दिसंबर में जो है 1802 में, सॉरी 1802, हाँ 1802 में जो है इसने 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि की थी, बसीन की संधि की थी। और इस संधि के माध्यम से जो है ये एक सहायक संधि थी, तो अंग्रेजी सेना को ये अपनी राजधानी में रखने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस प्रकार से बसीन की संधि हुई थी। पहला जो है मराठा पेशवा था ये जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो ये सारी चीजें जो है इससे संबंधित रहेगी। तो उसके बाद अगर देखा जाए सालवाई की संधि हमने पढ़ ली। उसके बाद जो है बसीन की संधि 1802 हो गया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पेशवा सही। इसके बाद आपको एक और चीज जो है मराठा संघ से संबंधित कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। और फिर जो है एक्चुअल में हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे ही छत्रपति का पद समाप्त हुआ तो जो साम्राज्य है वो कुछ सरदारों के अंतर्गत बंटना शुरू हो गया। और वो बंटा कैसे, तो इस प्रकार से बंटा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात में गायकवाड़, यहाँ पे याद रखिएगा गायकवाड़, गुजरात में गायकवाड़, इंदौर में आपको देखने को मिलेगा होलकर, ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा सिंधिया, और इधर पुणे वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको पेशवा देखने को। पेशवाओं के अंतर्गत तो 5 सरदार निकले और जिन्होंने मराठा वर्जन। और नागपुर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से आपको शासन करते हुए दिखेंगे भोंसले वंश। इसी क्लेन से जो है संबंधित है शिवाजी राजे भोंसले भी। तो ये जो है इस प्रकार से मराठा परिसंघ बनता है। थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे और फिर जो है सेशन को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे अगर इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जाए तो गायकवाड़ बड़ौदा में थे जो मैंने डिस्कस कर लिया, गुजरात वाला हिस्सा। होलकर वंश जो है इंदौर में, सिंधिया वंश ग्वालियर में,
भोंसले नागपुर में और पेशवा जो है पुणे में आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। गायकवाड़ वंश जो है राजनीतिक रूप से इतना एक्टिव नहीं रहता, हम इतना इतिहास में इसे महत्व नहीं देते, पर फिर भी याद रखिएगा कि पिलाजी राव गायकवाड़ जो है 1721 में इसकी स्थापना करते हैं या अलग करते हैं किसी प्रकार से। तो वो चीज़ जो है आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर जो है करते हैं और 1731 में इसकी स्थापना होती है। 1805 में आपको देखने को मिलेगा कि जो आंग्ल मराठा युद्ध दूसरा चल रहा होता है, उसमें राजपुर घाट की संधि के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाता है। फिर आता है सिंधिया वंश ग्वालियर में, और आपको देखने को मिलेगा राणोजी सिंधिया 1726 में जो है इस पर कब्जा करते हैं, जो है स्थापना करते हैं। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि के माध्यम से आपको ये देखने को मिलेगा 1803 में अंग्रेज कब्जा कर लेंगे और ग्वालियर के सिंधियों का शासन भी समाप्त हो जाएगा। फिर भोंसले वंश आता है और भोंसले में जो है देवगांव की संधि के माध्यम से पहले तो देखते हैं कि भोंसले वंश जो है नागपुर में बैठा था। रघुजी भोंसले प्रथम ने जो है 1730 में इसकी स्थापना की थी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे देवगांव की संधि के माध्यम से जो है आपको देखने को मिलेगा कि 1803 में अंग्रेजों द्वारा भोसले वंश की जो है समाप्ति हो जाती है इस संधि के माध्यम से। फिर उसके बाद जो है लास्ट देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि पेशवा 1818 में कुछ अष्टी का युद्ध होगा और एक कोरेगांव का युद्ध होगा। जो पेशवा द्वितीय, जो बाजीराव द्वितीय बना है, उसके साथ ही युद्ध होंगे अंग्रेजों, और उसके साथ ही युद्ध होंगे। और आपको देखने को मिलेगा कि पेशवा जो है 1818 में फेब 1818 में मेलकम के समक्ष जो है आत्मसमर्पण करेगा। और मेलकम के समक्ष जब आत्मसमर्पण करेगा उसके बाद जो है क्या किया जाता है, पेशवा पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। पुणे से निकालकर बिठूर कानपुर वाले क्षेत्र में इसको भेज दिया जाता है एज ए पेंशनर। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 1853 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी का एक पुत्र जो है, जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान, तो वो जो है बिठोबा में या कहीं बिठूर में बैठे हुए थे, बिठोबा नहीं बिठूर में बैठे हुए थे कानपुर में। तो यही जो है उसका भी फिर केंद्र रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मराठाओं के बारे में हमने डिस्कस की। तो चलिए थोड़ी सी एक नज़र जो है पुनः वापिस आकर जो है उसी चीज़ पर आते हैं कि मराठाओं के बारे में हमने क्या क्या देखा। मराठाओं के बारे में अगर बात की जाए तो हमने सबसे पहले देखा 1641 से लेकर 1680 का समय जो शिवाजी का था, शिवाजी का समय था, एक चीज़। दूसरा हमने देखा 1680 से लेकर 1749 तक का समय, संगौली की संधि तक, और जो है संभाजी के बाद से और संगौली की संधि तक। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है कुछ छत्रपतियों के बारे में पढ़ा, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। हमने देखा संभाजी के बारे में, हमने देखा राजा राम के बारे में, शिवाजी द्वितीय, शाहू के बारे में। तो इस प्रकार से, और फिर आते हैं हम पेशवाओं के बारे में। और पेशवाओं के बारे में अगर बात की जाए तो हमने देखा इनके अधीन 1713 बालाजी विश्वनाथ से लेकर 1818 तक, जहाँ पे बाजीराव द्वितीय जो है सारा प्रशासन खो देते हैं, या सारी शक्ति, सारा साम्राज्य जो है अंग्रेजों के कदमों में रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने मराठाओं को कंप्लीट किया। तो हमारा जो इतिहास का मेन टॉपिक था वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब जो है हमने, जैसा कि मैंने टॉपिक को आपको पता है, सल्तनत काल 3 हिस्सों में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और मुगल काल। यहाँ पे हमने मराठाओं की बात की थी, और यहाँ पे जो है विजयनगर, बहमनी और 5 अन्य साम्राज्यों की बात की थी। तो सल्तनत काल हम पहले कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद जो है मुगल और मराठा लगभग आज जो है सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें पूर्व मध्यकाल की लगभग 2 वीडियोज़ रही है, और उसके बाद भक्ति सूफी आंदोलन पे एक एक्स्ट्रा वीडियो, और उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।